साथ ही हमने रजिस्ट्री कानून के संबंध में आप लोगों से चर्चा किया था। अब बताते हैं कि विक्रय पत्र अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कैसे की जाती है। जैसे कि कोई संपत्ति होता है, कृषि भूमि होता है या फिर परिवर्तित भूमि जिसे आवासीय कहते हैं, या मकान भी हो सकता है। इस प्रकार से उस संपत्ति का बाजार भाव के लिए गाइडलाइन होता है और गाइडलाइन के अनुसार से आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री करने के पहले आपको एक बैनामा तैयार करना पड़ता है, जिसको विक्रय विलेख या सेल डीड कहा जाता है। सेल डीड में विक्रेता क्रेता का नाम होता है और 2 गवाह आवश्यक होता है। उनके आधार कार्ड होते हैं सभी का, गवाह का भी। आजकल डिजिटल रजिस्ट्री हो रहा है, इसलिए उस व्यक्तियों को वहाँ पे आवश्यक रूप से उपस्थित होना पड़ता है जो लेनदार है, देनदार है। अब रहा बात स्टाम्प ड्यूटी का। गवर्नमेंट ने सभी दस्तावेजों के निर्माण के लिए अलग अलग प्रोविज़न किया है। जैसे आम मुख्तियार के लिए कितना स्टाम्प लगेगा, कितने के स्टाम्प में रजिस्ट्री होगा, और ये वो भी ऐसा रहता है कि आम मुख्तियार देने वाला अगर सेम ब्लड का है, करीबी रिश्तेदार है, तो उसमें कम लगता है। इसी प्रकार पुरुष और महिला के द्वारा खरीदी बिक्री में भी 1% का छूट होता है। मान लीजिए 6% कुल संपत्ति की मूल्य का 6% रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क लगता है। तो अगर महिला है तो 5% लगेगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य नहीं 5% और 6% ही लगता है। ये तो सरकार के समय समय गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क दिया जाता है। और रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क के अलावा पंजीयन शुल्क अलग से लगता है, जिनकी आपको रसीद मिलेगा। तो मित्रों, आपको कई प्रकार के विक्रय विलेख की कॉपी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो आप यदि दस्तावेज लेखन में अगर एक्सपर्ट हैं तो ड्राफ्टिंग एंड प्रीडिंग के बुक में मिल जाता है, जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेज के प्रारूप के संबंध में जानकारी हो जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्री का पेपर तैयार करना होगा। उसके पश्चात आपको दोनों पक्षकारों का हस्ताक्षर, साथ ही गवाह का हस्ताक्षर, तत्पश्चात आपको आजकल ऑनलाइन टोकन लेना पड़ता है और उस ऑनलाइन टोकन उसी जगह से लेंगे जिसे रजिस्ट्री ऑफिस से अधिकृत किया गया है या जिन्होंने वहाँ से अनुमति लिया है, वहाँ से टोकन लेंगे। उसके पश्चात आपको रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा SMS के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए आपको सूचना भेजी जाएगी कि आपको रजिस्ट्री के लिए कौन सा समय दिया गया है और कौन सा तिथि दिया गया है, और उस तिथि और समय में आपको उपस्थित होना है। और वह रजिस्ट्री की कॉपी जो आपके द्वारा तैयार किया गया है वकील या दस्तावेज लेखक द्वारा, उस दस्तावेज को पंजीयक के पास पेश किया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है कि आपके विक्रय विलेख या कोई भी दस्तावेज हो, पावर ऑफ अटर्नी हो, पट्टा हो और भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेज जिनकी पंजीयन आवश्यक है, उनकी रजिस्ट्री के लिए जब पेश किया जाता है पंजीयक या उप पंजीयक के पास, उसकी जांच करने के बाद मार्किंग करता है, फिर उसकी कार्रवाई शुरू होती है और आपके दिए गए जानकारी को सही मानता है तो रजिस्ट्रार उसको अपने दस्तावेज में पंजीयन करेंगे। क्रेता विक्रेता से पूछताछ होगी और जो प्रतिफल राशि है, जमीन अगर खरीदी गई है तो उसकी राशि मिला कि नहीं मिला, इन सब चीज़ों को करने के बाद में, संतुष्ट होने के बाद में रजिस्ट्रार उसको वहाँ पर डिजिटल साइन लेता है और डिजिटल फोटो भी वहाँ पे लिया जाता है। ये कार्य गवाहों से भी होता है और पक्षकारों का भी लिया जाता है। तो ये है प्रक्रिया कि कैसे रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन मित्रों, पुस्तक पढ़ने से कोई कार्य को नहीं सीख जाता, उसके लिए अनुभव जरूरी होता है।
इसलिए हर आदमी को एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बिना एक्सपीरियंस के कोई भी काम करेंगे तो अधूरा ही रहेगा। लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है कि पंजीयन के लिए कैसा करते हैं, पंजीयन में क्या शुल्क लगता है, पंजीयन किस प्रकार से पेश किया जाता है, ये सारी बातें मैं बता दिया हूँ। हालांकि आजकल के नए जो कानून के विद्यार्थी है वो बहुत कहना चाहिए जानकार मानते हैं अपने आप को, और गूगल के जरिए सर्च करके सारी चीज़ वो देख भी लेते हैं। तो मित्रों, यदि आप संपत्ति का रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो रजिस्ट्री के संबंध में, दस्तावेज लेखन के संबंध में अच्छे से जानकारी हासिल करके ही आपको दस्तावेज का निष्पादन करना चाहिए। यदि मेरे इस वीडियो से अगर आपको लाभ होता है या आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस जानकारी को पा करके वो लाभ प्राप्त कर सकें। आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों।